नमस्ते, स्वागत है सभी का बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ पर हम सभी साधक अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और ज्ञान मार्ग के जो साधक हैं वो भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहे तो प्रश्न अपने लिखकर या बोलकर, जैसे भी आपको सुविधा हो आप वैसे पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं उनसे शुरू करता हूँ। और अगर किसी को कुछ लिख कर अगर पूछना चाहते हैं तो नीचे लिख कर पूछ सकते हैं इस चैट के माध्यम से। तो पहला प्रश्न था कि आत्मज्ञान होने पर अहम कहाँ स्थापित करता है स्वयं को। तो अगर आत्मज्ञान हो गया है तो आप आसानी से देख पाएंगे कि अहम भी एक अनुभव ही है, एक बस भाव है जो आता है चला जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो वो बहुत ही प्रबल रूप से भी प्रकट हो सकता है। पर देखने की बात केवल यही है कि ये एक वृत्ति है, और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये अपना काम करेगा। जो भी इसका काम है वो ये काम करेगा ही। आप कितने भी साक्षी भाव में हो, पर अगर ऐसी कल्पना कीजिए कि आप एक सुंदर से बगीचे में हैं और एक शेर आ जाए अचानक से, तो स्वाभाविक है कि आप वहाँ से भागने का प्रयास करेंगे। कितना भी साक्षी भाव रहे उस समय, अहम भारी हो जाएगा। और वो होना स्वाभाविक भी है और सही भी है, क्योंकि वो शरीर की सुरक्षा के लिए एक वृत्ति है जो चलती है। अगर ना चले तब यह गंभीर समस्या हो सकती है। पर आत्मज्ञान होने के बाद आप आसानी से देख पाएंगे कि ये केवल एक वृत्ति है जिसका आपसे कोई संबंध नहीं है। इस शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए ये वृत्ति चलती रहती है, परंतु आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है। और आप इसको उठते गिरते हर स्थिति में देख पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जब आप को आत्मज्ञान नया नया हो तो अहम के लिए दुविधा हो सकती है। अहम अपने आप को या स्वयं को स्वामी सिद्ध करने में लगा रह सकता है। तो जो अहम पहले खुद को शरीर बोलता था या मन बोलता था या विचार इच्छाएं बोलता था, अब वो परिष्कृत हो रहा है, तो स्वयं को वो अनुभवकर्ता भी बोल सकता है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये भी कुछ दिन ही रहेगा, उसके बाद आप केवल ये कह पाएंगे कि अनुभव करता है और उसके सामने सारे अनुभव हैं। मैं का कोई जगह नहीं रह जाएगा, या फिर अहम का कोई जगह नहीं रह जाएगा। वो जैसा भी काम कर रहा है वैसा करता रहेगा, और आप केवल उसके दृष्टा बने रहेंगे। एक प्रश्न है आयुष जी का कि अनुभवकर्ता का ज्ञान शरीर के बिना संभव है क्या। आप ये देखिए कि ज्ञान क्या है। ज्ञान, आपको जो भी अनुभव हो रहे हैं उन्हीं के बीच में एक संबंध बन जाता है। बस एक तार्किक रूप में होता है तो वह समझ में आने लगता है या उसका अनुभव स्पष्ट हो जाता है। तो ज्ञान भी एक मिथ्या ही है, पर यह ऐसी मिथ्या है जो आपको बाकी सारे मिथ्या से बाहर निकाल सकती है। तो अनुभव होने के लिए आपको शरीर की ज़रूरत होगी, अर्थात आपको अपनी इंद्रियों की ज़रूरत होगी, और उससे जो भी बनेगा वह भी एक मिथ्या ही होगा। और इस मिथ्या के लिए आपको शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ज्ञान के लिए, अर्थात अनुभवकर्ता के ज्ञान के लिए भी आपको शरीर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर शायद आप ये पूछना चाहेंगे कि अनुभवकर्ता क्या आश्रित है इस ज्ञान पर। तो कौन आश्रित है वो भी आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए कि जीव को निकलना है इस माया से, उसके लिए यह ज्ञान आवश्यक है। तभी वह प्रयास कर पाएगा। अगर माया के स्तर पर बोले तो तभी वह प्रयास कर पाएगा अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ बढ़ने का। और जैसे उसको ज्ञान होता है वही जान जाता है कि वह पूरी तरह से मिथ्या है। उसके बाद फिर बस ऐसा हो सकता है कि आप इस ज्ञान को कभी कभी भूल जाएं, तो स्वयं को शरीर मान बैठेंगे, और फिर याद आए तो आप वापस से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएंगे। तो उत्तर यही है कि
शरीर की ज़रूरत है। वो शरीर कैसा भी हो सकता है, जैसा शरीर अभी अभी आपको दिख रहा है अपना, वैसा शरीर हो सकता है, या फिर अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का शरीर हो सकता है। आशा करता हूँ कि उत्तर समझ में आया हो, नहीं तो आप और भी प्रश्न पूछ सकते हैं इसके संबंधित। प्रीति जी का भी एक प्रश्न है। भूलने वाला भी जीव ही है। अनुभव करता तो कभी ना कुछ भूलेगा, ना उसको कुछ याद रहता है, ना उसके पास कोई स्मृति है, ना इच्छा है, कुछ नहीं है। बस जो जान रहा है वो है अनुभव करता। तो जीव ही इस ज्ञान को भूल सकता है। जिसके पास यह ज्ञान होगा वही इस ज्ञान को खो भी सकता है, या जिसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि यह ज्ञान उसके पास है, उसको ऐसा भी भ्रम हो सकता है कि यह ज्ञान उसके पास नहीं है। और यह भूलना और याद आना, ये दोनों अनुभवकर्ता के पृष्ठभूमि पे ही होता है। तो हाँ, आपका बात सही था। अगर ये प्रश्न था प्रीति जी, भूलने वाला भी जीव ही है। अगर और कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं वहीं पर। तब तक मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। नमस्ते प्रवीण जी। नमस्ते। मुझे बस यही एक पुष्टि करनी थी कि जब शरीर को कोई भी हानि हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अभी कोई रख बह रहा है, तो उस टाइम पे तो जो अहम की स्थिति है वो शरीर पे ही आती है। तो बहुत दर्द हो रहा होता है, आंसू आ जाते हैं। तो मतलब वो स्थिति जो है, जैसे आपने बताया कि शेर देखा तो भागना तो जरूरी है शरीर को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दर्द का एहसास है और वो दर्द हो रहा है अनुभवकर्ता को, और आंसू भी आ रहे हैं। तो इस स्थिति को आप कैसे वर्णन करेंगे? मतलब आपका प्रश्न ये है कि दर्द तो अनुभवकर्ता को पता चल रहा है, फिर ये शरीर क्यों प्रतिक्रिया कर रहा है? हाँ, मतलब आंसू तो शरीर से ही निकल रहे हैं। हाँ, दर्द तो शरीर को हो रहा है, लेकिन वो दर्द हो तो रहा है अनुभवकर्ता को। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि ये अनुभव सारे अनुभवकर्ता को होते हैं, फिर प्रतिक्रिया शरीर क्यों करता है? इसमें इस प्रश्न में मेरे बोलने से पहले क्या आप ढूंढना चाहेंगे क्या इसमें क्या गलती हो सकती है? मूल रूप से एक गलती है इस प्रश्न में। कुछ सोच कुछ। पहली बात तो ये है कि अहम तो शरीर पे स्थित है हाँ, उस वक्त, हाँ, लेकिन वो शरीर की जरूरत भी है। शरीर को बचाना है। जैसे शरीर खुद ब खुद अपना रिपेयरिंग चालू कर देता है उसी टाइम, मतलब हाँ, जब मतलब वो सब विज्ञान की प्रक्रिया है। हाँ, जहाँ भी है वहां पे ऊजिंग होगा, ब्लड बाहर निकलेगा। हाँ। तो ब्लड के सेल्स वहां पे जाके वो उसको क्या बोलते हैं, उसको कवरेज कर देंगे, ताकि बाहर के भी जो भी जंतुएं हैं वो अंदर ना, मतलब वो हाँ, हाँ, सारी हाँ, तकनीकी तो हाँ, काम होंगे। क्रिया हो रही है पे, हाँ, आप सही बोल रही हैं, पर काम हो रहा है। ये जो हो लेकिन रहा है, ये किस स्तर पर हो रहा है? माया के स्तर पर, द्वैत के स्तर पर, या फिर अद्वैत के स्तर पर? किस स्तर पे आप जान रही हैं कि जीव के साथ ये हो रहा है? शरीर के स्तर पे हो रहे हैं ये सब। तो इसको माया का ये जो स्तर कह सारी सकते हैं। क्रियाएं हो रही है, हाँ, माया में भी हम कह हाँ, सकते हैं ना, शरीर है तो। हाँ, माया के स्तर पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो आपका हाँ। प्रश्न था कि अनुभव तो अनुभवकर्ता को होता है, ये कौन सा स्तर है? ये द्वैत हाँ, ये तो अद्वैत का स्तर है। ये द्वैत का स्तर है। माया के बगल में ही द्वैत है, द्वैत के बगल में ही अद्वैत है। तो हाँ। यहाँ पर आपने द्वैत और माया को दोनों को मिला दिया। अगर अगर जीव बन के देख रही हैं तो हाँ, दर्द शरीर को ही होगा और फिर शरीर ही प्रतिक्रिया करेगा, कुछ करने का प्रयास करेगा जिससे दर्द कम हो जाए या फिर उसकी सुरक्षा हो जाए। पर अगर आप द्वैत के स्तर पर देख रही हैं तो आप साक्षी हैं, और फिर जो भी हो रहा है वह एक नित्य अनुभव
एक नदी के समान बह रहा है, सारे अनुभव एक नदी के समान बह रहे हैं, एक के बाद घटना घटती चली जा रही हैं। जी। और लेकिन ये अगर इसको आप समझा देंगे ना, ये एग्जाम्पल को, तो अज्ञानी जीव तो ठीक है, वो तो रोता ही रहेगा, शरीर है, मुझे लगा, ये सा होता ही रहेगा। लेकिन जब ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान होने के बाद ना इधर का ना उधर का, मतलब ये तो पता है कि मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन दर्द तो हो रहा है। हाँ मतलब अभी अहम तो नीचे आ ही रहा है। हाँ, तो उसको कोई चारा है नहीं। हाँ क्योंकि वो जो भी परिस्थिति है, वो खिंचाव इतना बड़ा है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी वो दर्द से बेहाल है मैं। लेकिन वो जानता भी है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं वो दर्द नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, ये जो भी घट रहा है मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो घायल हो रहा है, वो अनुभव करता। तो अभी ज्ञान होने के बाद ये जो स्थिति है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। तो जब भी वो अहम नीचे फिसलता है, तो कैसे उसको संभाला जाए, मतलब कैसे देखा जाए, ऐसे अगर कुछ आप बता सकते हैं तो। ये हमेशा ही होगा, मतलब कोई कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, अगर उसको उसका थोड़ा सा भी कट जाएगा हाथ तो दर्द होगा ही। भले वो वहाँ से ध्यान हटा सकता है, अगर वैसी उनकी आ, उनके पास गुण है या फिर कुछ प्रैक्टिस किए हैं वो, तो पर दर्द हमेशा ही होगा, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया है शरीर। अगर सिर्फ माया के स्तर पर अभी बात करें तो पूरी प्रक्रिया है शरीर, और इसमें अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ चलती रहती हैं जो शरीर को ठीक रखने का प्रयास करती हैं। अगर दर्द ना हो, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए छोटा सा और खून बहने लगे और उसे दर्द ना हो, तो वो कोई भी प्रयास नहीं करेगा उस दर्द को ठीक करने के लिए। बस इतना सोच लीजिए कि दर्द ही है जिसके कारण हम कुछ भी कर्म करते हैं, यहाँ तक कि पैसे भी इसीलिए कमाते हैं, अध्यात्म में भी इसीलिए आते हैं। दर्द ना हो तो फिर शरीर एक दिन भी नहीं जिंदा रहेगा। तो ये प्रक्रिया चलेगी ही। और अगर ज्ञान होने के बाद भी दर्द पता चल रहा है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। शरीर का काम है जो भी संवेदनाएं भेजना, वो संवेदनाएं भेजेगा ही। पर अगर ये संवेदनाएं अति हो जाए या फिर विकृत हो जाए किसी तरह से, जैसे कि दर्द ना हो और फिर भी दर्द का एहसास हो, तब उसको विकृति कह सकते हैं। जब तक कटा है हाथ और दर्द हो रहा है तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, जैसा शालिनी जी ने अभी लिखा है कि दर्द होगा और दर्द का आप इलाज भी करेंगी, जो भी करने का सही तरीका होगा। पर उससे ऐसा नहीं होगा कि आप उदास होकर बैठ जाएंगी कि अब क्या करूँ मैं और अब जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। आप रास्ता ढूंढ लेंगी, दुख नहीं होगा उससे। दर्द जो शरीर की अपनी खूबियां हैं इसको जिंदा रखने के लिए, वो तो वो करता रहेगा। ये ठीक जी लग रहा है? जी जी, ठीक से समझ आ गया। वो तो है, मतलब ज्ञानी तो ज्ञान नमस्ते होने के परवीन बाद जी। जितना जल्दी हो सके अपने खुद के स्वरूप में आने की कोशिश करेगा ही करेगा। हाँ लेकिन ठीक है, अभी समझ में आ गया, मतलब ये सारे ही परिस्थितियों में यही एग्जाम्पल लागू हो जाएगा ना। हाँ हाँ, इस पर ये प्रश्न हाँ आपका बहुत अच्छा था, इससे बहुत सारे लोगों का अज्ञान हटा होगा। क्योंकि जब नए नए चलते हैं तो हमेशा मेरा भी प्रश्न यही रहता था कि मैं हाँ, गर्म तवे को छू तो मैं रहा हूँ, अनुभव करता क्योंकि तो हो रहा कल है। सहज बोधि क्योंकि सहज बोध सत्संग में भी एक सवाल ऐसे ही था, इसका ना आगे ना पीछे कुछ भी था, तो हर एक दृष्टिकोण से उसको देख सकते हैं। तो मतलब जो भी घटा है वो ज्ञान होने के बाद और ज्ञान होने के पहले, मतलब अज्ञान में जो होगा वही हम ज्ञान होने के बाद नहीं, वो दृष्टिकोण बदलेगा। मतलब इसलिए मैंने पूछा हाँ, कि बस इतना हो उससे सकता है थोड़ा कि सा। अब अगर वैसा दर्द हो तो आप दोबारा नहीं करेंगी, ये तो निश्चित है। उस तरीके से मतलब कि उस परेशानी से बचने का प्रयास करेंगी। और
जिस तरह की प्रतिक्रिया आपकी ज्ञान होने से पहले की होगी वैसी नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं चिल्लाने लगते हैं, ये सब करने लगते हैं, वो सब नहीं होगा। हाँ, इंटेंसिटी, हाँ, आप सोल्यूशन हाँ। ढूंढेंगी और उसको सॉल्व करेंगे, और इतना कोशिश करेंगे कि भविष्य में दोबारा ऐसी घटना ना हो। जी, जी, जी। जी, धन्यवाद प्रवीण जी। नमस्ते परवीन जी और सभी जितने भी उपस्थित यहाँ लोग हैं, सभी को आत्मवंदन, नमस्कार। मेरा प्रश्न ये था कि मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ प्रीति जी, आ रही है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। मुझे ये जानना था कि जैसे हम अनुभवकर्ता होकर तो मतलब ये सब कुछ अनुभव कर रहे हैं, अनुभव करता है तो अनुभव भी है। अब जब जीव है, मतलब उत्तरजीविता के लिए तो हम जो ये द्वैत में हमें हमारे सामने माया आती ही है, तो जीव की चिंता अनुभवकर्ता को तो करनी नहीं है, क्योंकि अनुभवकर्ता में तो वो का तत्व शून्य है। तो पर प्रगति करनी है, वो तो जीव ने ही करनी है। हाँ मतलब है ना? तो हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि हालांकि शायद मेरा प्रश्न ये निशा जी के शायद प्रश्न से शायद मिलता जुलता हो, पर मैं फिर भी पूछना चाह रही हूँ कि प्रगति की चिंता तो जीव को करनी है, अनुभवकर्ता को तो नहीं करनी है। पर एक स्टेट ऑफ माइंड ऐसा भी आता है कि जिसमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ही मतलब हम ही अनुभवकर्ता होकर अपने आप से सवाल भी कर रहे हैं, हम ही जीव होकर सवाल कर रहे हैं, और हम ही अनुभवकर्ता होकर फिर जवाब भी दे रहे हैं। तो अगर मैं अपने मार्ग से रिलेटेड पूछना चाहूँ तो मैं मेरा मार्ग मतलब भक्ति मार्ग से, जैसे मैं ज्ञान मार्ग में अभी आ रही हूँ, तो भक्ति मार्ग पर चलते हुए जैसे हम जो भी साधना करते थे तो अभी अपने आप से वो सब छूटने लगा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ फोर्सफुली करके छोड़ना पड़ रहा है, वो अपने आप से ही छूटने लगा है। तो ज्ञान मार्ग में आने के बाद बहुत मतलब परिवर्तन तो मतलब अपने आप में मुझे पता चल रहे हैं। पर फिर अगर प्रगति की आवाज आ रही होती है कि मतलब इस तरह से आवाज आ रही है कि तुम तो मतलब अपने आप को अनुभव करता होकर ऐसे सोच रहे हो कि हाँ तुम्हें ज्ञान उपलब्ध हो गया, ठीक है। और उधर से मतलब जीव प्रगति की चिंता कर रहा है, उधर से मेरे ही अंदर अनुभवकर्ता का जो है जवाब आ रहा है कि साधना करनी किसको है, ऐसा। तो मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पर हम मतलब वो जो जस्टिफिकेशन कैसे हो पाएगा कि हम मतलब हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ईगो स्टेट ऑफ माइंड है या क्या है? ये जो आवाज़ आ रहा है या फिर जो जो बोल रही हैं कि उत्तर आ रहा है, वो उत्तर भी आपको ही आ रहा है ना। मतलब जब ये आ तो रहा है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हायर स्टेट ऑफ माइंड, हायर जो स्टेट बोली गई है वो अनुभवकर्ता को बोला गया है। अस्तित्व के अगर दो प्रकट और अप्रकट रूपों की विवेचना के आधार पर अनुभवकर्ता को अनुभव से भी ऊपर हम मतलब लेकर चलते हैं ना। हाँ तो तो मैं वो बोल रही हूँ कि जो आंसर दे रहा है मेरे ही अंदर अनुभवकर्ता, तो वो जीव को आंसर दे रहा है। और मेरे ही अंदर जब जीव बोलता है तो ये बोलता है कि तुम तो भक्ति मार्ग में ऐसा कर रहे थे, अब ज्ञान मार्ग में मतलब आप वो लगा लीजिए कि जैसे अर्जुन और कृष्ण की जब बात होती है तो वो वाली वो सिचुएशन मैं अपने अंदर घटित होते हुए मैं फील कर पा रही हूँ। तो मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे मैं ये कैसे कंफर्म होगा कि मेरा ज्ञान परिपक्व हो रहा है, मतलब जो मेरा जीव है वो वो बढ़ रहा है बीच बीच में जब ये ऐसी स्थिति आती है तो। क्या आप देख पाती हैं, जब जैसे एक तरफ से तो आपने कहा कि जीव भक्ति मार्ग से इधर आ रहा है, ज्ञान मार्ग की तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अनुभवकर्ता कुछ कह रहा है। तो जब ये घटना होती है आपके, मतलब ये तो है तो पूरी मानसिक घटना ही, तो जब ये घटना होती है तब क्या आप इन दोनों को अनुभव कर पाती हैं, या फिर सिर्फ जीव के तरफ से जो उठता है उसका अनुभव कर पाती हैं? फिर से कहिए, मुझे आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट गई।
आपने दो चीज़ कहा, एक कहा कि जीव भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग की तरफ आ रहा है, और दूसरा आपने कहा कि अनुभवकर्ता भी कुछ बोलता है, कुछ उत्तर देता है, या फिर कुछ अनुभवकर्ता जीव को शांत करता है कि मतलब जो तूने करना था वो हो गया, मतलब जो फाइनल था वो ज्ञान का जो अंत इस तरह होना था वो हो चुका है, और तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे ही अंदर अनुभव करता इस तरह से जीव को शांत करवा रहा है। तो अब एकदम सही उत्तर तो शायद मैं ना दे पाऊँ, पर ये दोनों ही अनुभव ही लग रहे हैं मुझे। ये दोनों ही आपके अनुभव ही हैं, और जो इसको देख रहा है वो है अनुभवकर्ता। जो आप इन दोनों अनुभव को देख पाती हैं ना, एक तरफ से द्वंद्व है जीव के मन में, और एक तरफ से उत्तर आ रहा है। मुझे साफ शब्दों में ये बोलना है कि मैं तीनों स्थिति मतलब तीनों अब तीनों बोलना मुझे नहीं मालूम उचित है या नहीं है, बट मेरे साथ ये प्रैक्टिकली मैंने ये किया है कि मुझे ये अनुभव तो हो रहा है, फिर एक तरफ ये भी हो रहा है कि दोनों बात कर रहे हैं और कोई सुन भी रहा है, ऐसा। हाँ, तो वही मैं भी तीनों ही बोलना चाह रहा था इस परिस्थिति में, कि जो तीसरा है वही क्या ये ड्यूअल पर्सनालिटी का ये लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मतलब अगर पूछा है तो उसका उत्तर किस तरफ से आप दे रहे हैं वो पता होना चाहिए ना, इसलिए पूछ रहे हूँ। ड्यूअल पर्सनालिटी जो होती है, दोहरी क्या बोलेंगे, दोहरा व्यक्तित्व। अस्तित्व तो है ही, दोहरे रूप से ही तो प्रकट है। अब वही मैं बोल रहा था कि इसका सही उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बस मैं ये कह पाऊंगा कि जो दोनों हो रहा है वो दोनों ही अनुभवी है। जो उसको देख रहा है वो अनुभव करता होगा। तो आपको मनन करना होगा थोड़ा सा इस पर, कि जो तीनों चीज़ दिख रहे हैं आपको, वो तीनों चीज़ क्या हैं, और इससे परेशानी आ रही है आपके सामान्य जीवन में? नहीं, परेशानी तो नहीं हो रही। मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि वो दोनों ही मतलब मैं सही रास्ते पर हूँ। आपका रास्ता तो सही है, पर जिसको आपने कहा कि ये ज्ञान का परिपक्वता है, वो नहीं है। वो दोनों ही क्योंकि अनुभव है। अब जैसा निशिगंधा जी ने कहा कि वो अलग अलग व्यक्तित्व, जैसे आप अलग अलग मार्ग से आ रही हैं, तो फिर खुद आप अपने सामने एक अवरोध पैदा कर रही हैं, या हो रहा है, जिस भी कारण से हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर अगर ये किसी तरह से परेशानी नहीं कर रहा है आपके जीवन में, तो कोई बात नहीं है। बस आप इस पर मनन कीजिए कि ये तीनों क्या हैं। जी, धन्यवाद। एक और प्रश्न आया है आयुष जी का, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि साक्षी और अनुभव बचे, यानी बस दृष्टा और दृश्य, ज्ञान के साथ बस दृश्य है, दृष्टा है भी है, साक्षी यानी साक्षी भाव भी नहीं। ज्ञान तो बुद्धि का कारण है, और बुद्धि आ रही है, दृश्य दृश्य के बीच तो तीन हो जाएंगे। और आपने उत्तर देने का प्रयास किया क्या? ये तो उत्तर है माधवी जी का। यहाँ पर जो बुद्धि है वो उसको अनुभव नहीं कह सकते हैं आयुष जी। वो एक क्वालिटी है, आपके सभी जितने भी अनुभव आपने संग्रहित किए हैं उसका एक निष्कर्ष है, और या फिर उसका एक गुण है, ये कह सकते हैं। तो रहेगा दो ही। बुद्धि को भी आपको अगर उसको मान रहे हैं कुछ चीज़, तो उसको भी आपको अनुभव में ही डालना होगा। आप कुछ और प्रश्न लिख रहे थे क्या नीचे? प्रश्न स्पष्ट नहीं ज़्यादा इसमें। आप बोलकर पूछना चाहेंगे क्या आयुष जी? प्रणाम प्रवीण जी। हाँ, नमस्ते आयुष जी। वो मैं पूछ रहा था कि ये जो जैसे जो साक्षी भाव जो कहा जाता है, हाँ, तो उसमें मतलब एक दृश्य है, एक दृष्टा है। तो दृष्टा को तो
बस जो हो रहा है मतलब उससे सारे अनुभव हो रहे हैं, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। वो हाँ तो बुद्धि है जिसके कारण उसे मतलब सही तरह का ज्ञान होता है। तो साक्षी भाव में मतलब तो मतलब स्मरण जैसा कुछ है अगर, तो वो तो बुद्धि द्वारा ही कुछ है क्या, रिपीट होगा कि मतलब जैसे कुछ तब जैसे भूल गया फिर याद आना, तो वो बुद्धि से ही ना होता है। हाँ, ये स्मरण बुद्धि से ही आएगा कि मैं साक्षी हूँ। पर जब आप साक्षी रहेंगे तब आपको पता रहेगा कि आप साक्षी हैं। मतलब स्मरण का काम केवल इतना है, आपको याद दिला देना कि आप साक्षी हैं। और साक्षी रहने का मतलब क्या है कि जिसको ये सारे अनुभव पता चल रहे हैं, जो आप अभी भी कर सकते हैं, स्मरण से पता चल रहा है कि साक्षी है। और हाँ समझ गया। वो मतलब जो ये मतलब बुद्धि बस उसको याद याद दिला दिया, फिर वही वहीं पे वो आ गया वापस। हाँ मतलब अब बस दृश्य दृष्टा बच गया। हाँ, अब मतलब वो एक मतलब एक समझ गया। स्मरण इस बुद्धि का बस थोड़ा सा काम आया, जो कि मतलब आ गया, फिर मतलब दृश्य दृष्टा आ गया, तो फिर भूल गया। तो मतलब बुद्धि का बस थोड़ा सा काम है, जो कि स्मरण रखना थोड़ा, हाँ यही ना? हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप है। मतलब आखिरी से पहला पायदान है बस ये। वहाँ पर फिर साक्षी इंतज़ार कर रहा होगा, सारे अनुभव को देख रहा होगा। हाँ, समझ। हाँ, बस यही पूछा। अ, ठीक है, आगे। ठीक है। अगला प्रश्न था दीप्ति जी का कि अगर अनुभव में आ गया तो वो अनुभवकर्ता नहीं हो सकता। हाँ, शायद आपने यह माधवी जी के लिए कहा था कि हाँ, अगर वो है तो किसी प्रकार का अनुभव है, आपको उस पर मनन करना होगा। और सब अच्छी बात यह है कि वो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं कर रहा है, तो अ, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अ, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अनुभवकर्ता और अनुभव साथ क्यों दिखते हैं हमेशा? क्या ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं? तो आत्मज्ञान होने के बाद यह आसानी से दिख जाएगा कि मैं हूँ और मेरे सामने सारे अनुभव हैं। परंतु इन दोनों में से किसी एक का अभाव कभी नहीं दिखेगा। दोनों हमेशा ही रहेंगे और साथ ही रहेंगे। और मनन के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं, या फिर तर्क के द्वारा आप ये भी जान सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि एक पहले आ जाए और दूसरा बाद में आएगा। तो फिर स्वाभाविक एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं? तो इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मानिए आपके पास दो एक जैसी वस्तुएं हैं, और अगर मैं कहूँ कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु, जहाँ पे पहली वस्तु रखी है ठीक उसी जगह दूसरे वस्तु को रख दीजिए, तो ये संभव नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी वस्तु को पहले वस्तु के ऊपर रख सकते हैं, बगल में रख सकते हैं या नीचे रख सकते हैं, पर एक ही जगह पे नहीं रखा जा सकता है। पर मान लीजिए कि किसी प्रयास से आप दोनों को एक ही जगह रख पाते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि अभी का जो स्थिति है वह सत्य है और इसके पहले जो दिख रहा था वह मिथ्या था या माया था? तो वही है जो हमें अभी दिख रहा है, अनुभवकर्ता और अनुभव अलग अलग। यह केवल इसलिए है क्योंकि ऐसा वास्तविकता में है नहीं, और ये दोनों हमेशा एक साथ पाए जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। केवल एक विभाजन वृत्ति है हमारा, मनुष्य का जो, या फिर इस जीव का जो प्रगति हुआ है इतने करोड़ों साल में, करोड़ों जन्मों में, उसके वजह से बहुत गहरे संस्कार हैं जिससे यह विभाजन करते रहता है हमेशा। तो ये अस्तित्व में भी विभाजन कर देता है, मतलब एकता में भी हमें विभाजन प्रतीत करा देता है। और ये विभाजन के कारण हमें अनुभव और अनुभवकर्ता दो दिख पड़ते हैं। वास्तविकता में ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, और इसी कारण ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं। मेरा एक और प्रश्न था हाँ, पूछिए माधवी जी। कि जैसे अनुभवों की श्रृंखला जो है, मतलब स्मृति के कारण हम अज्ञान को मिटाने के रास्ते पर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। पर अगर अज्ञान मिटता जाता है और एक जगह आकर हम मतलब अब जैसे ज्ञान मार्ग पर चलना शुरू हुए, तो हम अनुभवों को पकड़ के उनकी श्रृंखला बनाकर समझ रहे हैं कि हमें आखिर करना क्या है, क्या नहीं करना है। ये सब कुछ करते करते हम चलते जा रहे हैं। पर एक जगह आकर ऐसा लगता है ना कि
ठीक है, अनुभवों की श्रृंखला से हमें ये पता चल गया, नकारात्मक ज्ञान क्या क्या है वो पता चल गया। तो उसके बाद अगर फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब अनुभव आ रहे हैं, तो अगर हम उन अनुभवों को मतलब जैसे छोड़ दें, ये बोलें कि हाँ ठीक है, पहले हम समझ रहे थे कि अनुभवों की श्रृंखला से ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। अभी लगता है कि जब हम करता है ही नहीं और हमारे उससे, क्योंकि स्वचालित ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम कर रहे हैं, पर हम कुछ कर तो नहीं रहे। तो फिर वहां पर एक स्टेज पर लोगों को मतलब छोड़ देना, क्या ये सही है? या पहले जब हम स्टार्टिंग में जैसे शुरू हुए तो अनुभवों से हम नकारात्मक ज्ञान को आगे आगे नीति नीति करते चले गए, तो ये चीज ठीक है या यहाँ भी कहीं अहम खेल रहा है हमारे साथ? आपका प्रश्न ये है कि अगर मैं अनुभव करता हूँ तो जो हो रहा है उसमें मैं बाधा ना डालूं या फिर मेरे द्वारा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? मैं फिर से, मुझे आपके शब्दों में थोड़ा सा वो लगा, मैं फिर से अपनी बात थोड़ा शॉर्ट में रखती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्ञान मार्ग पर जब आए तो ज्ञान मार्ग का आधार क्या है? अनुभव की श्रृंखला बने और हम ये समझ पाए कि वो अनुभव हमसे छोड़ने क्या करने के लिए हमें बोल रहे हैं, तभी तो नकारात्मक ज्ञान होता गया। पर एक स्टेज पर आकर जब हम ये बोलें कि हाँ, कि पहले भी ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे थे तो हमें समझ आ रहा था, अब अनुभव हो रहे हैं तो ठीक है कि हो रहे हैं, तो जो होना होगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम करता तो है ही नहीं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि अनुभव को दरकिनार करना, मतलब उसे साइड बाय कर देना, ये एक स्टेज पर आकर होता ही है और ये करना सही है या यहाँ पर भी कहीं अहम है? मतलब हम यहाँ पर भी समर्पण कर रहे हैं अपनी बुद्धि का कि ठीक है, कि बुद्धि के सीमा में तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है। हाँ, जब अज्ञेय है तो अनुभवों की अब श्रृंखला से, स्मृतियों से, इंद्रियों से क्या निकाल लोगे? जब अज्ञेयता पर आ गए तो अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ। हाँ, अगर समर्पण भाव में ऐसा आशा सरल शब्दों में भी रख पाई हूँ अपने प्रश्न को। जी, मैं बोल रहा था कि अगर समर्पण भाव में अगर आप ये कर पा रही हैं कि जो भी अनुभव है उससे लिप्त नहीं होना और जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसी में रहना, तो अगर समर्पण भाव में कर पा रही हैं तो फिर ये सही है। पर अगर उसको आप किसी तरह से दबा रही हैं या फिर कर्म को नहीं करने का प्रयास कर रही हैं, तो फिर ये अहम है। नहीं, मैं थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ कि मुझे पहले क्या था, मुझे कुछ मार्गदर्शन जैसे चाहे स्वप्न से मिले या अपने किसी जागृति में अनुभव के आधार पर मिले, तो मुझे पता चलता था कि हाँ, कि इस चीज को मुझे छोड़ना है या कुछ भी करना है। तो अभी जब ऐसा हो रहा है तो अब वो चीज हो नहीं रही है कि मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि दबाने वाली तो हाँ, नहीं है। तो ये समर्पण भाव में ही हो रहा है ना। हाँ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो सही गलत था वो तो माया के स्तर पे ही, या फिर हाँ, माया के स्तर पे ही कह सकते हैं उसको। अगर आप साक्षी हैं तो फिर करने वाला भी कोई नहीं है। ये जीव को अगर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो जीव कहीं नहीं मिलेगा। तो और यही चीज अगर एक है, यही स्थिति स्वप्न में हो और यही स्थिति जागृति में हो, तो हम समर्पण बड़े आसानी से कर पाते हैं। पर अगर स्वप्न में ऐसा कुछ हो तो वहां पर समर्पण नहीं हो पाता ना, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मुझे नहीं पता कि स्वप्न अवस्था में जो हमारे जागृति का जो समर्पण है, स्वप्न अवस्था में तो समर्पण पता नहीं आता होगा बाद में या नहीं, पर फिलहाल मुझे ये लग रहा है कि समर्पण भी दोनों स्टेजेस में डिफरेंट होता है क्या, अलग अलग होता है क्या? आप ये या जिसने जागृति में हाँ जी, आप बोलिए। ये स्वप्न अवस्था के प्रयोग भी कर रही हैं क्या?
मैं कर नहीं रही हूँ ठीक है, तो पर फिर हो रही हैं पर हो रही हैं, मतलब मैं ये चीजें हो रही हैं तो फिर तो मैं जो हो रहा है होने दीजिए। इससे भी आपको कोई परेशानी नहीं है ना आपके निजी जीवन में? स्वप्न अवस्था से मुझे थोड़ा सा मतलब हो रहा है, क्योंकि मैं जब जागृति में देख रही हूँ तो मैं समर्पित हूँ और सब कुछ, और पर जब स्वप्न अवस्था में मैं जो चीजें होती हैं तो मुझे वो लगता है कि ये चीज ऐसी क्यों हो रही है। पर मैं जागृति में आती हूँ तो फिर मैं वो समर्पण कर देती हूँ, भाई मेरी बुद्धि से परे है, मुझे नहीं मालूम कि स्वप्न में जो था वो कौन था, दिखा मुझे वो मैं थी, पर जागृति में मुझे मालूम है कि स्वप्न में वो माया थी या क्या था, वो मेरा जो क्यों भी रूप था, तो वो चीज हो रही है। स्वप्न का तो बस इतना ही कह पाऊँगा कि जैसे आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप कम से कम अनुभव जो साक्षी है वो जागृति में आपको समझ में आ पा रहा है, पर उसके साथ और भी बहुत अलग अलग प्रकार के अनुभव आपको पता चल रहे हैं। और स्वप्न में केवल वो अनुभव है, वहाँ साक्षी का स्मरण नहीं है। तो तो ये मतलब इसमें भी कोई अगर कि साक्षी तो हमेशा हमेशा ही रहता है ना? हाँ, साक्षी हमेशा रहता है, पर ये जो जीव स्मृति तो है स्वप्न में कहाँ गया? स्वप्न में भी जो सपना कौन देख रहा है, वही देख रहा है। बस क्या हो रहा है कि आप मान ले रही हैं कि ये सपना माधवी देख रही है, पर वो स्वप्न का भी जो दृष्टा है वो भी अनुभव करता ही है, पर ये स्मृति पुल नहीं बन पा रहा है दोनों अवस्थाओं के बीच, जागृति और स्वप्न के बीच। पर ये ज़रूरी भी नहीं है अभी तो आप मेरे ख्याल से शुरुआती चरणों में हैं। चलने दीजिए, आपका जागृति के साथ साथ साक्षी भाव इधर भी फैलेगा। और अगर अनुभव, जैसा आपने कहा कि ये स्वप्न के कारण आपको अपने सामान्य जीवन में कुछ परेशानियां आती हैं। नहीं परेशानी नहीं आ रही है। हाँ, तो फिर परेशानी नहीं आ रही है मुझे, मतलब ये होता है कि मतलब मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर मेरा जागृति में मुझे इस चीज का बोध है, फिर वो स्वप्न में क्यों चला गया? मतलब जो चीज देखकर रिएक्शन ऐसा हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था। तो बस आप अपना संकल्प बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों में आपका साक्षी आपके स्वप्न में भी आ जाएगा। बस ये है कि स्मृति जो जागृत स्मृति में ये जो ज्ञान संचित है वो स्वप्न में नहीं जा पा रहा है। यही प्रश्न। हाँ, पर वहाँ पर भी साक्षी ही है जो देख रहा है, ऐसा नहीं है कोई और देखेगा या माधवी देख रही है। माधवी तो बस आपको इतना करना है कि बस अभी तो आप तीसरे चरण में ही है ना, आप चलते रहिए आगे, और आपकी प्रगति अच्छी ही लग रही है और अच्छी होनी चाहिए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। ठीक है, अगला प्रश्न था दीप्ति जी का था। ओके, वो बोल चुकी थी हम। शालिनी जी का अगला प्रश्न है, सारे अनुभव एक हैं, ये कैसे प्रमाणित होगा? शालिनी जी, अभी आप देख सकती हैं कि जैसे सारे अनुभव मानसिक अनुभव ही हैं, ये आप अपने कार्यक्रम में देखी होंगी, पर इसको प्रमाणित कैसे करना है आप अभी जानने का प्रयास कर लीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी वस्तु है तो देखिए कि वह कहाँ पर बन रहा है या आपसे वो कितना दूर है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, मेरे सामने अभी ये स्क्रीन है, मॉनिटर एक रखा हुआ है, तो ये जो मॉनिटर है ये मेरे आँखों के साथ प्रतिक्रिया करके इसका एक चित्र बन रहा है मेरे मानसिक पटल पर। तो मुझे ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये स्क्रीन इस जीव के शरीर से आधा मीटर दूर रखा हुआ है, पर वास्तविकता में ये स्क्रीन तो मेरे मानसिक पटल पे ही है। जहाँ पर विचार है, जहाँ पे इच्छाएं हैं, वहीं पर ये स्क्रीन का चित्र भी है। तो ऐसे ही अगर आपको जो भी अनुभव दिख रहे हैं अपने आसपास, भले ही चित्त ऐसा भेद कर दे रहा है और फिर बुद्धि ऐसा प्रक्षेपित कर दे रही है ज्ञान को कि कुछ बाहर है, कुछ अंदर है और कुछ शरीर पर है, वास्तविकता में सभी चीज़ उसी जगह मानसिक पटल पर ही हैं। अगर आप अभी अपने हाथ को देखें तो आपका हाथ भी वहीं है जहाँ आपके विचार हैं। विचार और हाथ का चित्र जहाँ बन रहा है
वास्तविकता में, वो दोनों में कोई जगह का अंतराल नहीं है। आप कह सकती हैं कि अगर मेरे से 1 मीटर आगे कोई सामान रखा हुआ है तो मुझे चलना पड़ेगा उसकी तरफ, और तभी अगर चलना पड़ रहा है तो उसका मतलब वो मानसिक अनुभव नहीं है, वो दूर का अनुभव है। तो फिर यहाँ पर ये जानने का प्रयास कीजिए कि कितनी सारी इंद्रियां हमारे पास हैं, और जो ज्ञान हमारे जो जो बन रहा है वो इन इंद्रियों के कारण ही बन रहा है। जैसे अगर आप चलेंगी तो शरीर पर भी कुछ इंद्रियां होती है जिसे शरीर इंद्रियां कहते हैं। तो आपके पैर में एक आभास होगा कि दब रहा है वो, या आपके तलवों में आभास होगा कि ज़मीन से संपर्क में है, अब वो दब रहा है। तो ये जो दबने का जो भाव उठ रहा है वह भी एक मानसिक अनुभव ही है। अब आप कह सकती हैं कि ज़मीन तो दिख रहा है कम से कम मुझे, इस दीवार या फिर एक अनुभव और मेरे बीच में एक ज़मीन है, एक स्थान है। तो वो स्थान भी एक चित्र मात्र ही है जो कि आपके मानसिक पटल पे बन रहा है। तो आप ये देखते जाइए, इस पर मनन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई भी एक अनुभव ले लीजिए और लिख लीजिए कि क्या चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि यह मुझसे दूर है। स्थान का अभाव भी तो एक यही है, एक चित्र ही है। ये देखिए कि स्थान कैसे बन रहा है, क्या क्या संवेदनाएं हमारे शरीर में हो रही हैं जिससे कि हमें स्थान दिख रहा है। पहला कि मान लीजिए आपका पैर ज़मीन को छू रहा है, एक ये अनुभव है। दूसरा, आपको एक दूरी दिख रही है किसी वस्तु और अपने आँखों के बीच में। तो ये 2 चीज़ मिलकर स्थान बना रही हैं, और ये दोनों चीज़ कहाँ हो रही हैं? जब आपका पैर दब रहा है ज़मीन पर तो ये भी एक मानसिक अनुभव ही है, और जब ये दूरी दिख रही है आपको तो ये जो चित्र है वो भी एक मानसिक अनुभव ही है। उसके बाद जब ये मानसिक अनुभव बन जाता है तो फिर बुद्धि ऐसा कह देती है कि ये कुछ बाहर है, कुछ शरीर पर है और कुछ अंदर है। आप बस इतना प्रयास कीजिए कि कोई भी अनुभव जो बाहर दिख रहा है या शरीर पर है उसके बनने में क्या क्या प्रक्रियाएं लगी हुई हैं, और फिर हर एक प्रक्रिया को, हाँ, सभी प्रक्रियाएं मानसिक अनुभव ही हैं, और इसीलिए ये सभी एक ही हैं, और ये मानसिक अनुभव भी वही है जहाँ पर अनुभव करता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि इनमें दूरी भी नहीं है, सिर्फ दूरी होने का भ्रम हो रहा है। आप लिस्ट बना लेंगी अगर सभी चीज़ों का कि क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर जितने भी पॉइंट्स आएंगे उस लिस्ट में, उस सभी पॉइंट्स पर आप मनन कीजिए कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये मुझे इसका पता कैसे चल रहा है, किस इंद्रियों से पता चल रहा है। इंद्रियों के बारे में भी आप जान सकती हैं। गुरुजी के चैनल पर नाद विज्ञान कर एक प्लेलिस्ट है, उसमें इंद्रियों के बारे में अच्छे से अच्छा विवरण दिया गया है। तो आप समझ जाएंगे कि ये 5 इंद्रियों को छोड़कर भी बहुत सारे और इंद्रियां हैं, और सभी इंद्रियां मिलाकर ये सृष्टि का निर्माण कर रही हैं, और ये सभी निर्माण हमारे केवल मानसिक पटल पर ही हो रहा है। जी प्रवीण जी, अगर इसको समझने के लिए एक उदाहरण, जो ऑपरेशन थिएटर में जो भूल दी जाती है या फिर एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो मन को सुलाया जाता है बाहर से, मेडिसिन से कंपलसरी उसको सुलाया जाता है, और जो भी अनुभव हो रहे हैं उनका जो उनकी जो संवेदनाएं हैं, जो बुद्धि और मन की तरफ, मस्तिष्क की तरफ जा रही है, उनको सुलाया जाता है, या फिर उनका जो संबंध है वो कुछ देर के लिए रोका जाता है। इसलिए वो मानसिक पटल पे कोई भी अनुभव, वो ऑपरेशन के टाइम पे जो भी शारीरिक क्रियाएं होती है, कट करना या फिर सुचरिंग करना, ऐसे जो भी क्रियाएं होती है, वो मन की पटल पे उसकी कोई भी रेखाएं उमटती ही नहीं है, तो वो अनुभव होते ही नहीं है। मतलब वो कितनी देर सुला दिया गया था या फिर वो कुछ याद नहीं रहता। इस दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो अच्छा समझ आएगा शायद। हाँ हाँ, आप जितना मनन करेंगे इस पर उतना ये गहरा होता जाएगा। हर एक
जो विषय है ज्ञान मार्ग में, जितने बार आप मनन करेंगे आप पाएंगे कि इसमें कुछ और नया नया था जो पहली बार मैंने नहीं देखा था। ये आपका उदाहरण भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा भविष्य में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चेतना क्या है? चेतना शब्द है, मतलब मैं इसका इस्तेमाल ज़्यादा तो नहीं करता हूँ, पर अंदाजे में बता सकता हूँ कि साक्षी भाव को ही चेतना कहते हैं, क्योंकि अलग अलग गुरु अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम साक्षी भाव इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे गुरु क्या कहना चाहते होंगे चेतना से पता नहीं। मैं जितना समझा हूँ अलग अलग गुरुओं की बातों को सुनकर, कि चेतना भी साक्षी भाव को ही कहते हैं। जब स्थापित हो जाए ये, तो इसको कह सकते हैं कि आपका चेतना जब साक्षी भाव स्थापित हो जाए तो इसको कह सकते हैं कि चेतना स्थापित हो गया। इसी के बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे विज्ञानमय कोश भी इसी को कहते हैं, गुरु चक्र भी इसी को कहते हैं, आज्ञा चक्र भी इसी को कहते हैं। अभी जो बाकी शब्दों को बताया मैं साक्षी भाव के अलावा, वो गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो मेरा निष्कर्ष है, किसी से सुना हुआ नहीं है। तो ये मेरा अनुभव है, कि ये मेरा मानना है। एक मान्यता है ये, कि चेतना भी साक्षी भाव ही है, बस अलग अलग गुरु अलग अलग शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जब मैं हूँ ही नहीं तो नैतिकता मुझ पर क्यों थोपी जाती है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और माधवी जी के प्रश्न से हल्का सा मिलता जुलता है, कि जब मैं हूँ ही नहीं तो मुझे कर्म की सही गलत करने में क्या रुचि होनी चाहिए, या फिर मैं कुछ भी करूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो साधक के लिए ये ज़रूरी, अगर ज्ञान मार्गी है और अगर द्वैत अवस्था में स्थापित है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप साक्षी हैं। परंतु किसके लिए नुकसानदायक हो जाएगा? ये जीव के लिए हो जाएगा। जीव माया में है और माया के सभी नियम उस पर लगेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है यह सोचकर कि मैं तो साक्षी हूँ, तो माया के स्तर पर जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। अगर अभी भी आप अपने द्वैत अवस्था को बरकरार रख पाते हैं कि मैं साक्षी हूँ और जो भी अनुभव हो रहा है, मैं जेल जा रहा हूँ या मुझे कैसा भी पनिशमेंट मिल रहा है, ये जीव सह रहा है, तब तो सही है। परंतु ऐसा होगा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद साक्षी भाव चला जाएगा और जीव फिर सोचने लगेगा कि मैं क्या किया। तो समझदारी इसी में है कि जो सामाजिक नियम बने हैं उनका पालन कर लेना चाहिए, ताकि कम से कम आपकी साधना में कोई बाधा ना आए। और ये जो हमारे सामने चल रहा है, ये जो अनंत अनुभव हमारे सामने प्रकट है, अनंत घटनाएं जो अनुभव के रूप में प्रकट हैं, ये एक स्वप्न है। पर हम चाहते भी तो है ना कि अच्छे स्वप्न देखना। अच्छे, जब सोते हैं अगर बुरे सपने आ जाते हैं तो शायद वो सुबह अच्छा नहीं जाता है, पर अगर अच्छा स्वप्न आता है तो वो दिन अच्छा चला जाता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर्म कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। अगर साक्षी में है तो उसका कोई कर्म बंधन नहीं होगा, पर सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभाव पड़ सकता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म होगा, पर पड़ेगा ही, वो कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो नैतिकता को मानना समझदारी है। खासकर आप जिस समाज में रह रहे हो, समाज की नैतिकता को मान लेना समझदारी है। कम से कम दिखाने भर के लिए आप अपने मन में या फिर वास्तविकता में जो भी मानते हैं उसको बनाए रख सकते हैं, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ज्ञानेश जी का एक प्रश्न था। प्रवीण जी, मैं खंडन करना चाहूंगी, क्योंकि अगर साक्षी भाव है और मतलब वो आदमी ज्ञान में स्थित है और फिर भी उसका जो भी दायरा है स्वधर्म का, उसके बाहर जाकर वो कर्म कर रहा है, तो साक्षी भाव में रहकर भी कर रहा होगा तो उसका फल आएगा। और ज्ञान होने के बाद ज्ञान का अंतिम उद्देश्य ही है ना कि मनुष्य जन्म से मुक्ति, तो वो तो साधेगा ही नहीं, मतलब उसे ज्ञान हुआ ही नहीं है। हाँ, इस प्रश्न मतलब में वो ये साक्षी भाव में है ही नहीं। हाँ, इस प्रश्न में ये है कि साक्षी भाव अर्ध स्थापित है, नहीं तो वो ये पूछेगा नहीं कि मुझे क्या करना है। तो अगर करने हाँ, वाला मतलब अगर वो चोरी कर रहा है तो कोई भी स्वधर्म या स्वकर्म चोरी करना नहीं सिखाता। स्वधर्म मतलब जो हमें जन्मजात जो भी
फैमिली में हमारा जन्म हुआ है, उसके जो भी कर्म है वो स्वधर्म है। मतलब जब कृष्ण ने गोपाल बन के उसकी जो भूमिका थी वो निभाई थी, क्योंकि उसका जन्म उस कुल में हुआ था। तो जिस कुल में हम जन्म लेते हैं उसका जो भी दायरा है, या फिर जो भी आपने जैसे बोले कि समाज की जो मान्यताएं हैं, जो मेरे कुल या मेरे कुटुंब से होनी अपेक्षित है, वही कर्म करना, और उसकी जो चौकट, एक दायरा जो रखा हुआ है, उसके बाहर का कोई भी कर्म नहीं करना। तो वो अगर किया जाए साक्षी भाव में, तो वो कोई भी कर्म फल के लिए कारक नहीं होगा। लेकिन अभी जो चोरी का जो कर्म हुआ है, वो दायरे के बाहर जाकर हुआ है। कुछ लोभ या फिर मतलब वो विकार के कारण ही हुआ है ना। तो साक्षी भाव तो रहा नहीं वहां पे। मतलब पता नहीं मैं अच्छी तरह से रख पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे बस ऐसा लगा, मुझे मतलब पूरी 100% मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ वो। आपका इसमें प्रश्न क्या था, मतलब, या फिर इसका जो मुख्य बिंदु था वो क्या था? चोरी साक्षी भाव से हो रही है और उसका फल नहीं आएगा, ये तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि अगर आप द्वैत में हैं, उसके बाद मतलब अगर आप साक्षी हैं, उसके बाद जो भी चल रहा है, अगर वहाँ कोई कर्ता नहीं है, तो फल किसको कहेंगे आप? फल कहाँ पे आएगा? फल हमेशा माया के स्तर पे ही आएगा। किसका आएगा? कर्म का आएगा। कर्म करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो जो ये प्रश्न था, उसमें जो व्यक्ति हैं उनका साक्षी भाव स्थापित नहीं है, तभी वह एक तरफ से ये कह रहे हैं कि उनका वो साक्षी भी हैं और वो नैतिक कर्म भी करना चाह रहे हैं, या फिर नहीं करना चाह रहे हैं, दोनों में से कुछ हो एक। तो यहाँ पर उनका साक्षी भाव आता है और चला जाता है। तो समझा? हाँ, यही मुझे कहना था कि फिर वो साक्षी भाव है नहीं। अगर चोरी का कर्म हो रहा है तो ज्ञानी दृष्टि से साक्षी भाव नहीं है ना। अगर ज्ञानी है और साक्षी भाव स्थापित है, तो जो भी दायरा है उसके बाहर जाकर लोभ या फिर कुछ ज्यादा चाहिए, ये खत्म हो जाएगा। ज्ञानी दृष्टि से जो है उसमें वो संतुष्ट, या जो भी है मतलब चल रहा है, जो भी घट रहा है अच्छा है, ऐसा उसका कर्म होगा। तो ये दो जो चीजें हैं वो खुद को काट रही हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। हाँ, आप सही बोल रही हैं, पर बस यहाँ पे ये देखना है कि क्या जीव अभी भी है जो कर्म करना चाह रहा है। अगर कर्म करना चाह रहा है तो फिर, या फिर कुछ भी कर्म कर रहा है, क्योंकि साक्षी के साथ जीव भी रहेगा जब तक शरीर रहेगा, या जब तक ब्रह्म ज्ञान ना हो जाए। क्यों रहेगा? क्योंकि जितनी भी वृत्तियां हैं वो शरीर को चलाते ही, यानी जितनी भी वृत्ति की ज़रूरत है या फिर जो चलती है वो चलती ही रहेंगी, उसको रोका नहीं जा सकता है। कुछ ना कुछ कर्म होते ही रहेंगे और कुछ ना कुछ फल आते ही रहेंगे, जब तक ये पूरा ही मन विराम में न चला जाए। तो आप जो बोल रही थी वो सही है। थोड़ा सा स्पष्ट करिए। आपने अभी कहा कि ब्रह्म ज्ञान होने तक, उससे पहले ये सब चलता ही रहेगा, तो ब्रह्म ज्ञान होने तक का थोड़ा सा और बताइए, विवरण दीजिए। ब्रह्म ज्ञान का विवरण तो मैं नहीं दे पाऊँगा यहाँ पर। इसके बारे में जो भी बताऊँगा वो कुछ गलत ही होगा। ब्रह्म ज्ञान क्या है, अगर ये पूछेंगे तो बता सकता हूँ मैं कि आपको बस वही बता दीजिए। आपको बस इतना देखने का प्रयास करना है कि पहले साक्षी भाव स्थापित कीजिए सभी अवस्थाओं में, और फिर सभी अनुभवों में या फिर कोई भी एक अनुभव पकड़कर स्वयं का कितना दूरी है उन अनुभवों से, ये देखने का प्रयास कीजिए। जो आप अभी भी कर सकती हैं, प्रयास करने में कोई हानि नहीं है। बस इतना देखने का प्रयास कीजिए। तो
अगर दोनों पर से आप ध्यान हटा पाएंगी, अनुभव से भी और अनुभवकर्ता से भी, तो जो उभरेगा वो होगा ब्रह्म ज्ञान। जी, धन्यवाद। ज्ञानेश जी का एक प्रश्न था, वुड समीशन ऑफ डेरिवेटिव इज अलाउड। ये आपका प्रश्न ज्ञानेश जी माधवी जी के प्रश्न से का उत्तर था क्या उस समय का? नहीं, प्रणाम, नमस्ते प्रभु। नमस्ते। आपसे जो मुझे प्राप्त हुआ था, तो उसके बाद आपने जो मुझे जिस मार्ग पे प्रतिपादित किया था, तो उस मार्ग से जो मुझे मिला है या जो मेरी सोच में आया है, वो या मेरे अनुभव में जो आया है, वो क्या मैं सबमिट कर सकता हूँ? ये आप कुछ अनुभव बताना चाहते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम पता कि ये अनुभव है या प्रश्न है। आप पूछिए। मैं तो सिर्फ वही चीज कह सकता हूँ जो मेरी संज्ञान में है, बोलिए। या मेरी मानसिकता में है। आपने जैसा बताया कि अनुभव करता है और साक्षी भाव है। जब आपने बताया कि आपको अभी इसके ऊपर मनन करना है, मंथन करना है, तो जैसे ही मैंने मनन और मंथन चालू किया, धीरे 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 ये समझ में आया कि चाहे साक्षी भाव हो, चाहे अनुभव करता हो, ये सारी चीजें मेरी मानसिकता है। हाँ, ये मेरी मानसिकता की उच्च अवस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मेरी मानसिकता है। चाहे मैं समाज कहूँ, चाहे मैं अपने आप को कहूँ, चाहे मैं क्या सही है क्या गलत है इसकी व्याख्या करूँ, ये सारी की सारी चीजें मेरी मानसिकता है, जो किसी स्मृति या किसी संस्कार के ऊपर आधारित है। ये मैं नहीं हूँ। ये मुझे समझ में आया। तो मुझे यही पूछना था कि क्या मैं इस विचारधारा के अंदर या इस प्रोसेस में ठीक तरीके से आगे जा रहा हूँ या कहीं मेरी गलती हो रही? आप जा सही रहे हैं, बस ये देखने का प्रयास कीजिए कि ये मानसिक जो आप जिसको आपने मानसिक अनुभव कहा कि एक तरह की मानसिकता है, क्या इसका भी कोई दृष्टा है? क्या कोई है जो इसको भी देख पा रहा है? मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, मैं खुद देख पा रहा हूँ। तो मैं खुद देख पा रहा हूँ कि एक विचार आया, उस विचार को मेरी एक भावना ने प्रतिपादित किया, उस भावना ने और विचार ने मिलकर मेरे ही शरीर के अंदर एक संज्ञा को जागृत किया, और उस संज्ञा को जागृत करके उन्होंने मेरे पे हावी होने के लिए मेरे सामने एक प्रपोजल रखा। लेकिन इसके अंदर की सुंदरता ये थी कि अब पहले जब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, उसके पहले की बात मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपसे जब वो मेरे सेशन हो चुके थे, उसके बाद जब आपने मुझे मनन और चिंतन के मार्ग पे लगाया, तो अब ये सुंदरता ये हुई कि जब ये मेरे सामने रखा जाता था, तो मुझे ये आभास होता था कि मेरा स्वभाव इसके अंदर ना कोई चीज का संज्ञान लेना है, ना ही किसी चीज को क्या बोलते प्रमोट करना है। मेरा स्वभाव ही नहीं है वो। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि ये विचार आया, ये भावना आई, इन दोनों ने मिलकर मेरे ही शरीर से
एक संज्ञा को तैयार किया। उस संज्ञा ने मेरे ही सेंसेस के साथ मिलके मेरे ही सामने एक स्वरूप तैयार किया जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ना मुझे उससे खुशी हो रही है, ना दुख हो रहा है, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं आ रही है कि मैं उसको हाँ बोलूं या ना बोलूं। नहीं, वो मुझे पूछने आ रहे हैं। ब्यूटी ये है प्रवीण जी कि ना वो मुझे पूछने आ रहे, वो मुझे पूछने भी नहीं आ रहे, वो सिर्फ अपना अपना काम कर रहे, और मैं स्थिरता पूर्वक इन सारी चीजों को देख रहा हूं, और उसके साथ साथ कहीं कभी अंदर थोड़ा सा एक उजागर हो रहा है कि ये मेरे लिए ही है। हालांकि मैंने इसको बनाया है, मेरे लिए है, लेकिन मैं वो नहीं हूं। ऐसा कुछ तो भी विचित्र हो रहा है। जो ये आपने आखिरी लाइन कहा कि मेरे लिए मैंने बनाया है, वो उसको आप क्या कहेंगे कि वो विचार है या फिर वो कुछ और ही है? नहीं, वो अब आपसे बात करने के लिए मुझे शब्दों का सहारा लेके विचार जनरेट करके बताना पड़ रहा है, लेकिन जब ये प्रक्रिया होती है तब बहुत ही विचित्र परिस्थिति है। मैं सिर्फ बस हूँ। ये एक विचार आता है, कभी कहाँ से कोई भावना आती है, कभी शरीर से कोई संज्ञा आती है। ऐसा नहीं कि विचार के हिसाब से ही भावना आती है, शरीर की संज्ञा से भी भावना तैयार होकर विचार उसके साथ जुड़ जाता है, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन ना मुझे इसके अंदर कोई कमी दिख रही है, ना मुझे इसके अंदर कोई स्वरूप दिख रहा है, ना ही मुझे इसको कहीं और ले जाने की इच्छा है। बस ये हो रहा है, बस बढ़िया है। और ये बढ़िया शब्द भी मुझे आपसे बात करने के लिए बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे लिए बस ये हो रहा है, बस। ना वो अच्छा है ना बुरा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे प्रवीण जी, मैं मेरी सोसाइटी के बाहर निकल के जब फुटपाथ पे चलता हूँ तो सवेरे जब भी वहां पे से चलने के लिए निकल रहा हूँ तो फुटपाथ पे या आजू बाजू में सवेरे सवेरे सोसाइटी के आजू बाजू के लोगों ने अपने कुत्तों को जो चलाया रहता है, उनकी विष्ठा वगैरह जो पड़ा रहता है, पहले मुझे पक्का समझता है, मुझे उससे घिन आती थी। मैं ये विचार आते थे कि क्यों लोग नहीं समझ रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है। आज की तारीख में मैं वो विष्ठा वगैरह देख के मेरे मन में एक ही भाव आता है कि वो जो प्राणी था, वो प्राणी यहाँ से गुजर के जो गया, वो मेरे को एक संज्ञा देके गया कि मैं यहाँ से गया हूँ और मैंने ये क्रिया की है। ना मुझे उसका मतलब समझता है, ना ही मुझे उसकी तरफ से कोई प्रतिभाव या अभाव होता है, कुछ नहीं। तो आपका जो पहला प्रश्न था कि ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हाँ। मेरे ख्याल से सही ही है। आपका जो आसक्ति था किसी भी स्मृति के प्रति वो नहीं है अभी, या घट रहा है, तो इसको प्रगति ही कह सकते हैं। नहीं प्रवीण जी, आसक्ति वैसी की वैसी है, आसक्ति के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस आसक्ति को।
ये बात पक्की है। ना मैं उस आसक्ति को बढ़ा रहा हूँ, ना मैं कम कर रहा हूँ, ना मैं पहले की जैसा आसक्ति को जता रहा हूँ, ना मैं वो आसक्ति के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूँ, लेकिन आसक्ति वहीं पे है। मतलब कभी अगर कोई चीज खाने के अंदर परोसी गई या कोई चीज के अंदर मैंने एक अच्छी सी खुशबू सुनी, तो मेरी सेंसेस वो खुशबू को सूंघती है। सूंघने के बाद मेरी सेंसेस प्रफुल्लित होती है। प्रफुल्लित होके मैं देख रहा हूँ कि मेरी सेंसेस प्रफुल्लित हुई, और बस पहले मैं उसके अंदर इंडल्ज हो जाता था और वो प्रफुल्लता को एक क्या बोलते हैं इसको, एक डांस के अंदर परिवर्तित होता था एक मन के अंदर। अभी वो नहीं होता। मैं वो प्रफुल्लता को देखता हूँ, उसको समझता हूँ और उसको नोटिस करता हूँ, और फिर भी मैं उसके आगे जाता हूँ कि हाँ ये प्रफुल्लता थी, ये तीखा था, ये ज्यादा खट्टा था। और ज्यादा खट्टा, कम खट्टा, ज्यादा तीखा, कम तीखा, ये मेरी सेंसेस का मुझे पता लगता है, लेकिन उसके लिए मेरे अंदर जो इंटेलिजेंस आता था वो नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। और आपका साक्षी भाव अभी सभी अवस्थाओं में भी रहता है क्या? स्वप्न में भी आ रहा है? मुझे नहीं मालूम कि ये वही मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि शुरुआत जो मैंने अपने कन्वर्सेशन से की थी कि आपने जो बताया था साक्षी भाव या अनुभव करता, मैं यहाँ ना करता रहता हूँ ना अनुभव ले रहा हूँ। अनुभव हो रहा है, मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे इतना लग रहा है, कभी कभी लग रहा है, या कभी कभी तो दिन भर लगता है कि ये मेरे लिए हो रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। और ना उसके अंदर कोई भावना मुझे समझ में आती है, ना वो भावना से मैं प्रभावित होता हूँ। और जब भी मैंने ये कोशिश की कि मेरे को साक्षी होना है, तो उस वक्त एक बड़ी विचित्र सी घटना हुई कि साक्षी के साथ मेरी बुद्धि, मेरी भावनाएं सब आके मेरे पास, मेरे बगल में बैठ गई कि चलो अभी ये साक्षी होना है, तो देखो ये साक्षी के अंदर ये तुम्हारी बुद्धि ने बोला, ये तुम्हारी भावना ने बोला, ये तुम्हारी सेंसेस ने बोला, अब बताओ तुम साक्षी के अंदर क्या इसके अंदर से समझते हो। मैं बोला मेरे को समझना ही नहीं है, बस जो तो है वो है। तो धीरे धीरे वो उठ के चलने लगे, लेकिन पता नहीं वो चल के कहाँ चले गए। आते हैं, बैठते हैं, लेकिन अभी उनसे वो संभाषण नहीं होता है जो पहले होता था। और ये कौन सी लेवल पे हो रहा है वो मुझे नहीं पता। मेरे घर के अंदर, मेरे सर्कल में किसी को भी ये ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे में कोई बदलाव है, ना ही मुझे कोई वो जताने की जरूरत पड़ी है। हालांकि मुझे अब वो सारी चीजें ना अलिप्त लग रही है ना अपनी लग रही है, बस वो है, ऐसा ही लग रहा है। धन्यवाद बताने के लिए। आपके बातों और अनुभवों से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रगति बहुत अच्छी है, और कुछ विशेष करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो भी अभी तक हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, बस उसको होने दीजिए। आप उसमें आनंद में तो हैं ही, कम से कम। एक भावना जरूर है कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार।
वो मेरे सामने है और मुझे कह रही है कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो ज्ञान मैंने आपको दिया वो गुरु जी का है या गुरु क्षेत्र का है, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ मुझे नहीं पता कि गुरु जी का या गुरु क्षेत्र का है, या वो ज्ञान परपेचुअली था, कोई निमित्त बना और वो ज्ञान यहाँ लाके हमारे सामने रखा, या हो सकता है मैंने ही वो ज्ञान वहां रखा था ताकि वो ज्ञान मेरे पास वापस आए, ताकि मैं मेरे ही इस प्रपंच के अंदर फंसू नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि आप निमित्त थे और मैं आपके लिए शुक्रगुजार। ठीक है, धन्यवाद ज्ञानेश जी अपना अनुभव साझा करने के लिए। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा लेट हो गया है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सभी को जुड़ने के लिए।